ये बात साल 1848 स्कॉटलैंड की है। भुखमरी का साया हर जगह था। एक छोटा लड़का अपने माँ बाप और छोटे भाई के साथ रहता था। उसके पिता एक कपड़ा बुनने की फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन कमाई इतनी कम थी कि घर चलाना मुश्किल हो रहा था। मजबूर होकर परिवार ने अपने एक दोस्त और नेता से पैसे उधार लिए और एक नई जिंदगी की तलाश में अमेरिका चले गए। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये लड़का आगे चलकर अमेरिका का सबसे अमीर आदमी बनने वाला है। अमेरिका में भी मुश्किलें कम नहीं थी। लड़के के पिता को अपना सामान बेचने में बहुत दिक्कत होती थी। घर चलाने के लिए 12 साल का लड़का एक फैक्ट्री में बॉबिन बॉय के रूप में काम करने लगा। हर दिन 12 घंटे का काम करके हफ्ते में 6 दिन वो सिर्फ $1 और 20 सेंट कमाता था, जो आज के पैसे के हिसाब में सिर्फ $42 के बराबर है। शायद आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एंड्रयू कार्नेगी की। एंड्रयू ने अपना सफ़र शुरू किया एक टेलीग्राफर के रूप में। फिर 1860s तक उन्होंने रेलरोड्स, स्लीपिंग कार्स, ब्रिजेस और ऑयल डेरिक्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। उन्होंने यूरोप में अमेरिकन कंपनीज के पैसे जमा किए और एक बेहतरीन बॉन्ड सेल्समैन बन गए। पिट्सबर्ग में उन्होंने कार्नेगी स्टील कंपनी की शुरुआत की, जिसे उन्होंने 1901 में जेपी मॉर्गन को 303 मिलियन से ज़्यादा में बेच दिया, जो आज के पैसे के हिसाब से 11 बिलियन से भी ज़्यादा है। इस डील ने यूएस स्टील कॉरपोरेशन की नींव रखी। कार्नेगी स्टील बेचने के बाद वो जॉन डी रॉकफेलर को पीछे छोड़कर अमेरिका के सबसे अमीर आदमी बन गए। आज हम सुनेंगे उस महान इंसान और बिलियनियर की किताब। आइए एंड्रयू कार्नेगी से पैसे के बारे में सीखें, उनकी किताब द ABC ऑफ मनी से। चलिए पैसे की हिस्ट्री और असली पैसे की वैल्यू को समझते हैं। इंट्रोडक्शन। मैं समझता हूँ कि जो भी लोग जनता के लिए बोलते हैं या लिखते हैं, वो कभी ना कभी चाहते हैं कि सब लोग उनकी बात सुनें और कुछ मिनट के लिए उनकी तरफ ध्यान दें। आज सुबह मुझे भी यही एहसास हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी परेशानी हमारे देश की जनता और उनकी प्रगति को खतरे में डाल रही है। बस इसलिए क्योंकि आम लोग, किसान और मजदूर पैसे के बारे में सही जानकारी नहीं रखते हैं। इसलिए मैं पैसे को इतने आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि सब इसे समझ सकें। शायद मुझे सुनने वाले लोगों में से कोई पूछेगा, तुम कौन हो? क्या तुम एक सोने का कीड़ा हो, एक करोड़पति, लोहे का राजा, या मैकिनली बिल से फायदा उठाने वाले हो? इसलिए मैं अपना भाषण शुरू करने से पहले ये बता देना चाहता हूं कि मैंने कई सालों से सोने में $1000 भी नहीं देखा है। मैकिनली बिल की बात करें तो शायद मैं ही वो एक आदमी हूं जो अमेरिका में इस बिल के कारण सबसे ज़्यादा नुकसान उठा रहा हूं, क्योंकि इसने लोहे और स्टील पर लगाए गए टैक्स को बहुत कम कर दिया है, 20, 25 और 30% तक। और अगर ये मुझसे सवाल पूछने वाले को खुश करेगा तो मैं उसे बता दूं कि मुझे इन टैक्स में कमी से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एक अमेरिकन मैन्युफैक्चरर के रूप में मैं अभी भी विदेशियों से अपने देश के बाजार को वापस लेने की कोशिश करूंगा, भले ही इस बिल ने टैक्स को कम कर दिया हो। और मैं विदेशियों से मुकाबला करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स के पक्ष में भी नहीं हूं। चाहे कोई भी इंसान हो और वो कुछ भी करे, चाहे वो कोयले की खान में काम करे, फैक्ट्री में काम करे, खेती करे, मजदूर हो, व्यापारी हो, मैन्युफैक्चरर हो या करोड़पति, सभी पैसे के सवाल में डीप इंटरेस्ट रखते हैं, और इसके साथ सही नीति को अपनाने में भी। इसलिए मैं सबसे कहता हूं कि मेरी बात सुनो, क्योंकि जो एक मजदूर के लिए अच्छा है वो सभी के लिए अच्छा होना चाहिए, और जो एक इंसान को नुकसान पहुंचाता है वो सभी को नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। इस टॉपिक की जड़ तक पहुंचने के लिए पहले आपको जानना होगा कि पैसा क्यों होता है। दूसरी बात, पैसा असल में क्या होता है। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा हमारे आज के टाइम के नए इलाके को लेकर।
जिससे हम जानेंगे कि हमारे देश में पैसा कैसे आता है। पार्ट 1, बार्टर सिस्टम टू कोइनेज। पहले के टाइम में जब लोग सिर्फ खेती करते थे और बिजनेस या फैक्ट्रीज नहीं थे, उनके पास कम ज़रूरतें थी, इसलिए वो पैसे के बिना ही चल सकते थे। जब उन्हें कुछ चाहिए होता था जो उनके पास नहीं था, तो वो आपस में चीज़ें बदल लेते थे। किसान जो जूतों की एक जोड़ी चाहता था, वो उनके लिए बहुत सारे मेज़ मतलब भुट्टे देता था, और उसकी पत्नी अपना दुपट्टा खरीदती थी बहुत सारे आलू देकर। इस तरह सभी खरीदारी और बेचने वाले माल की अदला बदली करते थे। इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई और ज़रूरतें बढ़ी, ये सिस्टम बहुत दिक्कत वाला हो गया। तब एक इंसान ने इलाके में एक आम दुकान खोली और उसने वो सारी चीज़ें रखी जिसे लोग सबसे ज़्यादा मांगते थे। वो किसान से जो भी सामान ले, उसके बदले उस किसान को जो चाहिए होता था वो वाला सामान दे देता था। ये एक बड़ा कदम आगे बढ़ाना था, क्योंकि किसान जब गांव जाता था और वो चाहता था कि उसे कई अलग अलग चीज़ें मिले, तो उसे अब अलग अलग लोगों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी जो उससे एक से ज़्यादा चीज़ें बदलने के लिए एक या एक से ज़्यादा चीज़ें चाहते थे। अब वो सीधे एक इंसान के पास जा सकता था, दुकानदार के पास, और अपनी खेती से उगाए माल के लिए वो चीज़ें ले सकता था जो उसको चाहिए होती थी। दुकानदार को फर्क नहीं पड़ता था कि वो किसान को चाय या कॉफ़ी, रज़ाई या बैल का झूला दे रहा है, और ना ही फर्क पड़ता था कि वो किसान से किस माल को लेता है, गेहूं या मक्का या आलू। बस वो उन्हें शहर भेजकर और दूसरी चीज़ें ले लेता था जो उसको चाहिए होती थी। किसान अपने किराए पर रखे मजदूरों को भी दुकान पर माल के लिए ऑर्डर देकर उनको सैलरी दे सकता था। यहाँ तक तो डॉलर नहीं आए थे। आप देखते हैं, सभी चीज़ें अभी भी बार्टर सिस्टम से चल रही थी। मतलब सामान के बदले सामान। ये बहुत दिक्कत वाला और महंगा भी था, क्योंकि बदलने वाले खेती के माल को घुमा फिरा कर ले जाना पड़ता था और उनकी कीमत हमेशा बदलती रहती थी। एक दिन दुकानदार तैयार होता था, मान लो वो एक कट्टे गेहूं के लिए कुछ पाउंड चीनी देना चाहता था, लेकिन किसान का अगला चक्कर आता था तो उसके लिए ये मुमकिन नहीं हो सकता था। शायद उसको उतनी ही चीनी लेने के लिए और गेहूं चाहिए होता था, लेकिन अगर गेहूं के बाजार में दाम बढ़ गया तो आप भरोसा कर सकते हैं कि दुकानदार उतनी गेहूं कम नहीं लेता था जितनी उसको चीनी चाहिए होती थी। यही बात दूसरे माल जो किसान के पास बदलने के लिए थे, उन पर भी लागू होती थी। इनकी कीमत बढ़ती और घटती रहती थी। इस तरह चाय, कॉफ़ी, चीनी, कपड़े, जूते जो भी दुकानदार के पास बदलने के लिए थे, उन सब की कीमत भी। अब ये उस इंसान को समझने की ज़रूरत नहीं है कि इन सब में दुकानदार को किसान से ज़्यादा फायदा होता था। वो बाजार और उसके अप्स और डाउन्स को किसान से पहले जान जाता था। वो टाइम के सिग्नल को किसान या किसी भी कस्टमर से बेहतर जानता था। चतुर दुकानदार हमेशा आगे रहता था। यहाँ पर मैं आपको खास तौर पर नोट करने के लिए कहना चाहता हूँ कि दुकानदार को किसान से एक माल दूसरे से ज़्यादा पसंद आता था। वो माल हमेशा वो होता था जिसके लिए दुकानदार के पास सबसे अच्छे ग्राहक होते थे। कुछ सामान जो सबसे ज़्यादा मांगे जाते थे। वर्जीनिया में वो माल तंबाकू बन गया। हमारे देश अमेरिका के बड़े हिस्से में वो गेहूं था, जिससे ये कहावत आई, जैसे गेहूं। ये हर जगह लिया गया, क्योंकि इसे किसी भी चीज़ के लिए आसानी से बदल दिया जा सकता था, जो भी चाहिए होती थी। गेहूं के बारे में एक अजीब एग्जाम्पल मैंने अपने दोस्त जज मेलन की ज़िंदगी में पाया, जो पिट्सबर्ग में रहते हैं। उन्होंने इस दुनिया की सबसे अच्छी जीवनी लिखी है, क्योंकि वो बहुत नेचुरल है। जब जज के पापा ने पिट्सबर्ग के पास अपनी खेती खरीदी, तो उन्होंने डॉलर में नहीं बल्कि गेहूं की बोरियों में भुगतान किया।
हर साल कुछ बोरियां। ये कुछ ज़्यादा नहीं था। अब जिसे हम पैसा बोलते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, पर लोग अपने आप ही एक चीज़ चुन लेते थे बदले के लिए। पेंसिल्वानिया में वो गेहूं था और वर्जीनिया में तंबाकू। ये कोई लॉ नहीं था, बस ज़रूरत थी कि कुछ ऐसा हो जिससे खेती का सामान लिया जा सके या सामान बदला जा सके। और हर जगह अलग अलग चीज़ें इस काम के लिए ठीक रही। गेहूं गेहूं जैसा था, पैसे की तरह, बिना किसी लॉ के। लोगों ने ही गेहूं को चुना अपना पैसा बनाने के लिए। और क्योंकि वर्जीनिया में तंबाकू ज़्यादा होता था, तो वहाँ के लोगों ने उसे अपना पैसा बना लिया। देखो, हर हालात में इंसान या समाज पैसे के लिए वो बेसिक सामान चुनता है जो कीमत में कम बदलता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है या मांगा जाता है, जिसकी सबसे ज़्यादा, सबसे आम और सबसे स्टेबल डिमांड होती है, और खुद की अलग ही कीमत रखता है। पैसा सिर्फ एक शब्द है जो उस माल को कहा जाता है जो दूसरे माल के बदले में बदलने के लिए यूज़ होता है। पहले चीज़ अपनी कीमत से साबित करती है कि वो इस काम के लिए सही है, फिर वो अपने आप ही पैसा बन जाती है। गेहूं और तंबाकू भी वैसे ही पैसे थे जैसे अब सोना और चांदी है। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। देश की आबादी बढ़ती जा रही है, लोगों की नीड्स भी बढ़ती जा रही है। गेहूं और तंबाकू जैसे भारी सामान के यूज से जो कीमत में बदलते हैं, खराब हो जाते हैं और अलग अलग लेवल पर होते हैं, बदलने वाले सामान के बिजनेस में फ्रेंडली नहीं होते हैं। इसलिए अब पैसे के रूप में यूज करने के लिए ज़्यादा टाइम तक सूटेबल नहीं है। आपको समझ आ जाना चाहिए कि आज हम गेहूं पैसे के रूप में नहीं चला सकते। फिर हमने धातु मीन्स मेटल को पैसा बना लिया। मेटल मतलब धातु कभी खराब नहीं होती, कीमत में इतनी तेजी से नहीं बदलती, और वो गेहूं और तंबाकू के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी रखते हैं कि वो खुद की कीमत रखते हैं, जल्दी बदलते भी नहीं। लोग उन्हें अपने व्यक्तिगत यानी पर्सनल सजाने के लिए या इंडस्ट्री और आर्ट में यूज़ करते हैं। इसके हज़ारों यूजेस हैं, और यही उन्हें पैसे के रूप में यूज़ करने के लिए सूटेबल बनाता है। बस ये देखो कितने कामों के लिए सोना चाहिए, क्योंकि वो उन कामों के लिए सबसे अच्छा है। वो हमें हर जगह मिलता है। हम बिना सोने के शादी नहीं कर सकते। अब क्योंकि मेटल्स की खुले बाजार में कीमत होती है, वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि दूसरे पर्पसेस के लिए भी चाहिए होते हैं, और इनकी सप्लाई गेहूं या तंबाकू की तरह आसानी से बढ़ नहीं सकती। इसलिए इन धातुओं की कीमत पहले से यूज किए गए माल के मुकाबले में कम बदलती है। ये बेसिक डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो माल जो हम दूसरे माल के बदले में यूज करते हैं, उसमें कीमत की स्थिरता मीन्स स्टेबिलिटी होनी चाहिए। लोग हमेशा दुनिया में वो माल चुनते हैं जो दूसरे सितारों में नॉर्थ स्टार्स के सबसे ज़्यादा पास लगता है, और उसे पैसे के रूप में यूज़ करते हैं। वो माल जो नॉर्थ स्टार की तरह कम बदलता है। नॉर्थ स्टार वो सितारा है जो आकाश में दूसरे सितारों के मुकाबले अपनी सिचुएशन कम बदलता है, और जो माल लोग पैसे के रूप में चुनते हैं, वो दूसरे माल के लिए बेसिक माल के रूप में यूज़ किया जाता है। बाकी सभी माल उसके आसपास घूमते हैं, जैसे कि दूसरे सितारे नॉर्थ स्टार के आसपास घूमते हैं। अब हम एक और बड़ा स्टेप लेते हैं। जब मैं चाइना में था तो मुझे चेंज के बदले में चांदी के टुकड़े और चिप्स मिलते थे, जो मेरे सामने दुकानदार के तराजू में तोल कर दिए जाते थे। क्योंकि चाइनीज़ लोगों के पास सिक्के नहीं होते, सियाम में क्राउनीज यूज़ होते हैं, सुंदर छोटे से शेल्स जो ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ होती है। 12 क्राउनीज 1 सेंट की कीमत होती है। लेकिन आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि मुझे चाइनीज़ डीलर को रोकना कितना मुश्किल था कि वो मुझे उस चांदी के टुकड़े से कम नहीं दे जिसका मुझे हक है, या श्याम डीलर मुझे बेकार के शेल्स दे जिनकी कीमत मुझे नहीं पता थी।
शायद आपको पता हो कि सभ्यता वाले देशों ने जल्दी ही फील किया कि उन्हें अपनी सरकार से मेटल्स की पूरी क्वांटिटी लेनी चाहिए और उन पर उनके वेट, प्योरिटी और असली कीमत का स्टैंप लगाना चाहिए। इस तरह सिक्के के रूप में मेटल्स का क्वाइनेज हुआ। ये एक बड़ा कदम था। लोगों को अब हर सिक्के की सही कीमत दिखाई देती थी और अब उन्हें धोखा नहीं मिल सकता था, क्योंकि तोलना या टेस्ट करना अब जरूरी नहीं था। नोट करें कि सरकारी स्टैंप ने सिक्के की कीमत में कोई चेंज नहीं किया। देखो, सरकारी स्टैंप ने सिक्के की कीमत को नहीं बढ़ाया। सरकार ने पैसे को शुरुआत से बनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बस लोगों को सिक्के के हर टुकड़े की बाजार में कीमत बता दी, वही कीमत जो मेटल या शुद्ध माल के रूप में बेचने पर मिलती थी, पैसे के रूप में नहीं। लेकिन इसके बाद भी धोखा हुआ। चोर सिक्के के किनारे काट कर उसमें से मेटल निकाल लेते थे, जिससे कुछ सिक्के बहुत हल्के हो जाते थे। एक चालाक फ्रेंचमैन ने सिक्के के किनारे को माइलिंग से भर दिया, जिससे ये चोरी रुक गई और सिविलाइज्ड देशों के पास आखिर में वो सिक्के आ गए जो आज भी हमारे पास हैं और जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, और हम बदलते हैं और कम बदलते हैं। एक ऐसी बेसिक चीज़ जो कभी नहीं बदलती, वो पैसे के रूप में यूज़ के लिए आइडियल है। ये बेसिक सामान की सेफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है। पैसे की कीमत में उतार चढ़ाव होने से किसान, मजदूर और जो लोग पैसे के धंधे में नहीं होते, उनको अपनी मेहनत या फसल बेचने में बहुत दिक्कत होती है। ये सब लोग वैसे ही हैं जैसे किसान स्टोर वाले से सामान बदलता है। तुम सब जानते हो कि अच्छी हवा चलने पर भी मछली कांटे में नहीं फंसती है। जब हवा चलती है और पानी हिलने लगता है, तभी बेचारी मछली चाबे को असली मक्खी समझती है और कांटे में फंस जाती है। दुनिया के बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। जब कीमतें ऊपर नीचे होने लगती हैं और पैसे की कीमत डांस करने लगती है, ऊपर नीचे, और पानी उछलने लगता है, तब चालाक आदमी मछली पकड़ लेता है। इसलिए किसान, मजदूर, फसल बेचने वाला या जो तनख्वाह लेते हैं, उन सबको चाहिए कि पैसे की कीमत सेम रहे। जब मेटल यानी धातु को पैसा बनाया गया, तो पता चला कि सभी की जरूरत पूरा करने के लिए दो से ज्यादा धातु की जरूरत है। $1 से कम कीमत के लिए सोने का सिक्का बनाना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि सिक्का बहुत छोटा हो जाएगा, और हम $1 से ज्यादा कीमत के लिए चांदी का सिक्का नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि सिक्का बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमें छोटे माल के लिए सोने से कम कीमत वाला मेटल चुनना पड़ा और हमने चांदी को लिया। लेकिन जल्दी ही पता चला कि हम चांदी को 10 सेंट के सिक्कों के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि 10 सेंट का सिक्का चांदी में यूज़ करने के लिए सबसे छोटा सिक्का होता है, और हमें छोटे सिक्कों के लिए कुछ और चुनना पड़ा। हमने चांदी से कम कीमत वाले मेटल को लिया और हमने 5 सेंट के सिक्के बनाने के लिए निकल और कॉपर का यूज़ किया। पर फिर पता चला कि 1 या 2 सेंट के लिए निकल ज़्यादा कीमती है, तो सिर्फ कॉपर ही लिया। हर सिक्के में जितनी मेटल यानी धातु की कीमत लिखी होती है, उतनी ही धातु डालने की कोशिश की जाती है। 1 सेंट के सिक्के में 1 सेंट का कॉपर, 5 सेंट के सिक्के में 5 सेंट का कॉपर या निकल डालने की कोशिश की गई। पर कॉपर और निकल की कीमत रोज बदलती रहती है, चांदी से भी ज़्यादा। इसलिए हर सिक्के में एग्जैक्ट कीमत नहीं डाल सकते। अगर आज की कीमत से डाल दिया तो कल को तांबे और निकल की कीमत बढ़ जाएगी और लोग सिक्के पिचका देंगे। इसलिए थोड़ा कम मेटल डाला जाता है। इसलिए इनको टोकन मनी कहते हैं। जिसके पास 20 सेंट होते हैं, वो उनको $1 के बदले सोना ले सकता है। देश टोकन मनी की लिमिट लगा देते हैं
और छोटी अमाउंट तक ही इसको लीगल टेंडर मानते हैं। ब्रिटेन में $10 से ज़्यादा का टोकन मनी नहीं ले सकते और सारे चांदी के सिक्कों को टोकन मनी माना जाता है। मैं आपको पैसे के डेवलपमेंट के बारे में और आगे नहीं ले जा सकता, क्योंकि कॉइन मिल्ड मेटल्स मतलब धातु से सिक्के बनाने में हमने सबसे आखिरी कदम ले लिया है। पर मेरे पास इसके बारे में कुछ और बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है। भले ही कॉइन मेटल पीसेस में हमें लगता है कि हमने परफेक्शन को छू लिया है और इन्हें यूज करते हुए लोगों को ऑनेस्ट मनी से धोखा नहीं दिया जा सकता, फिर भी एक तरीका मिल गया लोगों को धोखा देने का जब ये कॉइन्स यूज होते थे। कभी कभी जरूरतमंद सरकारों ने जंग या महामारी के बाद जब देश सच में बहुत गरीब या कमजोर हो जाता था तो कॉइन्स को डीबेस कर दिया जाता था। एक कॉइन को डीबेस्ड कॉइन कहा जाता है जब उसमें इतना मेटल नहीं होता जो बाजार में उस सरकारी मोहर के वैल्यू के बराबर हो। ये प्रैक्टिस नई नहीं है, ये हमेशा जनता को धोखा देती आई है। ये बहुत बहुत पुरानी है। क्राइस्ट से भी 174 साल पहले ग्रीक्स ने अपने कॉइन्स को डीबेस किया था। रोमन एम्परर्स ने भी डेस्परेट हालत में अपने कॉइन्स को डीबेस किया। इंग्लैंड ने साल 1300 में अपने कॉइन्स को डीबेस किया। स्कॉच कॉइन इतना डीबेस हो गया था कि $1 सिर्फ 12 सेंट्स का हो गया था। आयरिश, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश सरकारों ने भी अपने कॉइन्स को डीबेस किया जब वो लोगों से सीधे तरीके से और टैक्स नहीं निकाल सकते थे और इसलिए उनको इनडायरेक्टली ज़्यादा पैसे निकालने पड़ते थे। कॉइनेज को डीबेस करना हमेशा आखिरी रास्ता होता है। ये सब पुरानी बातें हैं। आज के ज़माने में पहले दर्जे के देश इतना नीचे नहीं गिरते। पर मुझे इस बात के लिए एक देश का एक्सेप्शन बताना पड़ेगा। शर्म के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स। उसका हर एक सिल्वर डॉलर एक डीबेस्ड कॉइन है। जब एक सरकार डीबेस्ड कॉइन इशू करती है तो वो पैसे के मामले में जो सारी अंडरस्टैंडिंग बनी है उससे दूर हो जाती है। साउंड फाइनेंस ये कहता है कि सरकार सिर्फ ये सर्टिफाई करे कि हर कॉइन की असली वैल्यू क्या है, ताकि लोगों को धोखा ना मिले। हर बार जब सरकार $1 को 371 ग्रेन सिल्वर पर स्टैम्प करती है तो वो झूठ लिखती है। शर्मनाक है पर सच है, क्योंकि उसमें सिल्वर की वैल्यू आज $1 नहीं, सिर्फ 78 मीन्स 78 सेंट्स है। आपने सुना कि कैसे पहले के टाइम से लेकर आज तक कई सिविलाइजेशंस ने अपनी करेंसी को कमज़ोर करने की कोशिश की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी दुनिया की सबसे बड़ी देशों में से एक ऐसा देश है जो अपनी करेंसी को कमज़ोर कर रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये देश दुनिया को बैलेंस का पाठ पढ़ाता है। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि ये कौन सा देश है और उसने अपनी करेंसी को कैसे कमज़ोर किया? सुनिए अगले पार्ट में। पार्ट 2, द गोल्ड स्टैंडर्ड एंड द सिल्वर्स डायलेमा। पैसे के बारे में एक और गलतफहमी ने कई देशों को मुसीबत में डाल दिया। ये सोच कि सरकार सिर्फ कुछ शब्दों को कागज के टुकड़े पर स्टैंप करके पैसा या सिक्का बना सकती है। जैसे आप पे से कोई भी एक नोट लिखकर कहता है कि मैं $100 डिमांड पर दूंगा। पर आप जानते हैं कि जब आप ऐसा करते हैं तो आप पैसा नहीं बना रहे, पर एक डेब्ट बना रहे हैं। वही बात सरकार के साथ भी होती है जब वो अपने नोट्स इशू करती है। और ये बात भी है कि जो इंसान या सरकार ऐसे नोट को बड़े स्केल पर इशू करते हैं वो उन्हें रेयरली कभी वापस चुकाते हैं। फ्रेंच ने अपने रिवॉल्यूशन के दौरान ऐसा किया और कुछ टाइम पहले कॉन्फेडरेट स्टेट्स ने तेजी से पैसा बनाया और बॉन्ड्स इशू किए जो अब मुश्किल से उस कागज के बराबर है जिसमें वो प्रिंट हुए हैं। हर ऐसे एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया है कि पैसा तभी बन सकता है जब उसके पीछे वैल्यू हो,
हमारे देश ने भी बॉन्ड्स इशू किए और दूसरे देशों के लोगों ने उन्हें डॉलर के 40 सेंट्स पर खरीदा, भले ही वो 6% गोल्ड में इंटरेस्ट देते थे। इतना ज्यादा डर था कि इस देश के बॉन्ड्स भी मुश्किल वक्त के दौरान इशू हुए सिक्योरिटीज के यूजुअल फेट से अलग नहीं होंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार ने स्ट्रिक्ट फेथ रखा और इन बॉन्ड्स के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को गोल्ड में चुकाया, कभी भी सिल्वर या डेप्रिशिएटेड करेंसी में नहीं चुकाया। इसका वैल्यू बढ़ा और यूनाइटेड स्टेट्स का क्रेडिट दुनिया में सबसे ज्यादा हो गया, ग्रेट ब्रिटेन से भी ज्यादा। कभी भी पैसे के मामले में जैसे हर चीज में होता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी की सच्चाई का इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं मिला। हमारी सरकार ने भी कुछ नोट्स इशू किए थे जिन्हें ग्रीनबैक्स कहा गया, पर जो समझदार लोग इसमें शामिल थे उन्होंने $100 मिलियन का गोल्ड फंड बनाने का फोकस रखा, ताकि किसी भी इंसान के पास ग्रीनबैक हो तो वो ट्रेजरी जाकर $1 गोल्ड ले सके। पर अब मैं आपको एक और क्वालिटी के बारे में बताने वाला हूं जो इस मेटल के बारे में पाई गई है, जो आपके लिए विश्वास करना मुश्किल होगा। पूरी दुनिया में इसकी वैल्यू के स्टेबल होने पर इतना कॉन्फिडेंस है कि इस पर एक क्रेडिट का टावर बन गया है, जो इतना ऊंचा और इतना बड़ा है कि यूनाइटेड स्टेट्स के सारे सिल्वर और गोल्ड और सरकार के द्वारा इशू किए गए सारे ग्रीनबैक्स और नोट्स देश के एक्सचेंजेस का सिर्फ 8% ही है। किसी भी बैंक, ट्रस्ट कंपनी, मिल, फैक्ट्री, स्टोर या बिजनेस के पास जाओ, आप पाओगे कि हर $1 लाख के बिजनेस में सिर्फ लगभग $8,000 का पैसा यूज होता है, और ये भी सिर्फ छोटी खरीदारी और पेमेंट्स के लिए ही है। बाकी 92% बिजनेस छोटे छोटे कागज के टुकड़े जैसे चेक्स और ड्राफ्ट से होता है। इस बेसिस पर ही बाकी सारे भी काम करते हैं, जैसे सरकारी बॉन्ड्स, सारे स्टेट, कंट्री और सिटी बॉन्ड्स, और वो हजारों मिलियन के बॉन्ड्स का सेल जिसने हमारे बड़े रेलवे सिस्टम्स को बनाने में हेल्प की है, और वो हजारों मिलियन के अर्निंग्स जो आम जनता ने सेविंग्स बैंक में डिपॉजिट किए हैं, जो इन बैंक्स ने अलग अलग पार्टीज को उधार दिए हैं और जो वाइट मनी में वापस करने पड़ते हैं, वरना बेचारे डिपॉजिटर के कुछ या सारे सेविंग्स खो जाएंगे। देश के बिजनेस और एक्सचेंजेस अब पैसे के साथ नहीं होते, मतलब सामान की अदला बदली के साथ नहीं होते। जैसे पुराने दिनों में सामान के बदले सामान का एक्सचेंज होना बंद हो गया था और एक मेटल जिसे पैसा कहा गया उसे यूज किया गया एक्सचेंजेस के लिए। आज भी मेटल खुद पैसे की तरह यूज नहीं होता। आजकल आदमी सामान खरीदने के लिए बैंक में रखे सोने के बदले कागज का एक टुकड़ा, मतलब नोट, चेक या ड्राफ्ट देता है। ये कागज का टुकड़ा सेलर या जिसने उधार लिया है वो क्यों लेता है? क्योंकि उसको पता होता है कि जरूरत पड़ी तो वो इस कागज को लेकर बैंक से सोना ले सकता है। लेकिन असल में वो सोना लेता भी नहीं है, क्योंकि जिस चीज की उसको जरूरत होती है उसके बदले में दूसरा आदमी भी उसको ऐसा ही कागज का टुकड़ा दे देता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि सबको पता होता है कि सोने की कीमत नहीं बदलेगी। याद रखना, अगर सोने की कीमत बढ़ेगी तो भी दिक्कत है, और अगर घटेगी तो भी दिक्कत है। कीमत स्थिर रहनी चाहिए ताकि आम आदमी को परेशानी ना हो। इसलिए जब लोग ज्यादा पैसे को सर्कुलेशन में लाने के लिए चीखते हैं ताकि गोल्ड के एक्सचेंज के लिए ज्यादा पैसा मिले, तब आप देख सकते हैं कि ज्यादा पैसा उतना जरूरी नहीं है। किसी भी इंसान को जिसने गेहूं या तंबाकू या कोई सामान बेचना होता है, उसको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई बायर के पास पैसा ना होने की वजह से एक्सचेंज करने में। हमारे देश में सिर्फ 3 महीने पहले एक बहुत सीवियर फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस हुआ था। कहने लगे कि बिजनेस पर्पसेस के लिए पैसा नहीं मिल रहा था, पर यह मेटल नहीं था जो कम था, ये क्रेडिट या कॉन्फिडेंस था। क्योंकि आपने देखा कि सारा बिजनेस
इसी पर होता है कि छोटी खरीदों और पेमेंट्स के अलावा जो कि सच में बिजनेस कहलाते भी नहीं। आज का बिजनेसमैन सड़क पर चल नहीं सकता बिना लोगों से मिले जो उससे ये क्रेडिट लेने के लिए कह रहे होते हैं। बहुत कम इंटरेस्ट रेट्स पर 2% पर ईयर पे पैसा क्रेडिट में मिल सकता है हर दिन। पिछले 90 दिनों में पैसे के अमाउंट में कोई खास फर्क नहीं आया। जनवरी में जितना पैसा देश में था उतना ही मार्च में था। तो पैसे की कमी नहीं थी जो प्रॉब्लम का कारण बनी। पूरे बिजनेस का जो आधार था ना, वो $92,000 वाला, यानी $92,000 वाला, वो हिल गया। असली पैसा जैसे हमने देखा, मतलब नोट और सिक्के, वो सिर्फ $8,000 के लिए काम आता है। यहाँ सबसे बड़ा खतरा आता है इस बेसिक आइडिया के साथ छेड़छाड़ करने में। आप सीधे 92% बिजनेस एक्सचेंजेस का फाउंडेशन हिला देते हो। कॉन्फिडेंस, क्रेडिट और इनडायरेक्टली वो छोटा 8% भी जो मेटल के एक्सचेंज या सरकारी नोट्स से होता है। क्योंकि स्टैंडर्ड आर्टिकल हर एक्सचेंज का फाउंडेशन है, चाहे वो $92,000 हो या $8,000। तो आप देख सकते हैं, अगर वो फाउंडेशन हिला तो ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर जो सारे बिजनेस को समेट के रखता है और उसी पर बना है, वो जरूर गिर जाएगा। मैं आपको पैसे के बारे में सब बता चुका हूं। अब हम इन फैक्ट्स को प्रेजेंट सिचुएशन पर अप्लाई करते हैं और यहां हम सिल्वर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और मुझे यकीन है आप सब ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। आप देख सकते हैं कि मानव जाति ने अपनी प्रगति में अलग अलग चीज़ों को पैसे के रूप में यूज़ किया है, और जब बेहतर चीज़ें मिल गई तो उन्हें छोड़ दिया। सिर्फ 2 मेटल्स हैं जो अलग अलग देशों में स्टैंडर्ड मेटल के रूप में यूज़ होते हैं। गोल्ड कुछ देशों में और सिल्वर दूसरों में। कोई भी देश 2 स्टैंडर्ड्स नहीं रख सकता। कई सेंचुरीज तक चाइना, इंडिया और साउथ अमेरिकन रिपब्लिक्स ने सिल्वर को स्टैंडर्ड के रूप में अपनाया, और ये आज भी इन देशों में स्टैंडर्ड है। जब ये अपनाया गया था तो ये एक समझदारी थी। उस वक्त सिल्वर की वैल्यू लगभग 2 गुनी थी आज की तुलना में, और ये स्टेबल थी, और ये शहरी लोगों की ज़रूरतों को पूरा करती थी। यूरोप के प्रिंसिपल नेशंस और हमारे अपने देश ने जब और आगे तरक्की की और बिजनेस ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होने लगे, तो एक और कीमती मेटल की ज़रूरत पड़ी जो सिल्वर से ज़्यादा कीमती था, और गोल्ड को अपनाया गया। लेकिन दुनिया में काफ़ी जगह पर सिल्वर को स्टैंडर्ड पैसा माना गया था, और गोल्ड वाले देश इसको छुट्टे की तरह यूज़ करते थे। इसलिए इन देशों ने सोचा कि सिल्वर की गोल्ड में वैल्यू फिक्स करनी चाहिए, और ये फिक्स हुआ 15.5 आउंस सिल्वर के बदले 1 आउंस गोल्ड। याद रखना, ये ऑलमोस्ट सिल्वर और गोल्ड की असली मार्केट वैल्यू के बराबर था। देशों ने सिल्वर की कोई फेक वैल्यू नहीं बनाई, बस उसकी असली प्राइस रखनी चाहिए। इससे भी ज़्यादा जरूरी बात, इन देशों ने एग्री किया जब ये अरेंजमेंट खत्म होगा तब सारा सिल्वर कॉइन जो इशू किया गया था उसे गोल्ड में वापस चेंज करेंगे, उस वैल्यू पर जो फिक्स की गई थी। सब कुछ इस अरेंजमेंट के तहत बहुत अच्छा चल रहा था कई सालों तक। एडवांस्ड नेशंस गोल्ड बेसिस पर थे, कम एडवांस्ड नेशंस सिल्वर बेसिस पर थे, और सबको इक्वली अच्छा सर्व किया गया। तो फिर ये सिल्वर क्वेश्चन क्यों उठा जो हर कोई डिस्कस कर रहा है? बस इस वजह से, गोल्ड का सप्लाई और इसलिए उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रही, लेकिन सिल्वर की बड़ी बड़ी खानें मिल गई, नई मशीन्स बन गए जो काफ़ी अच्छे थे, और सिल्वर ओर को निकालने वाले मशीन्स तो और भी ज़्यादा अमेजिंग थे। और जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा सिल्वर कम कॉस्ट में प्रोड्यूस होने लगा, इसकी वैल्यू नेचुरली और गिरती गई। 1 आउंस सिल्वर जो 1872 में $1.33 का था, आज सिर्फ $1.04 का रह गया है।
ये 93 सेंट्स तक भी गिर चुका है। इसने ऊपर नीचे डांस किया, इसने अपनी फिक्स्ड वैल्यू खो दी। सारे देश जो इस सिल्वर बेसिस पर थे, उनके लिए इस वजह से कंफ्यूजन और डिजास्टर आई। इंडिया में, जो कि 285 मिलियन लोगों वाला देश है, ये सवाल बहुत सीरियस है। और तुम देख सकते हो कि कैसे साउथ अमेरिका वाले देश परेशान हैं, क्योंकि उनके मेन पैसे की वैल्यू गिर गई है, जिससे सारी और चीज़ों की वैल्यू मेजर होती है। यहाँ तक कि यूरोप वाले देश भी, जो गोल्ड स्टैंडर्ड पर हैं, ये सिल्वर वाले सवाल से परेशान हैं, क्योंकि 15.5 आउंस सिल्वर को 1 आउंस गोल्ड के बराबर मानकर इनमें से कुछ देशों को बहुत ज़्यादा सिल्वर दे दिया गया है। इनमें से कई लोग सालों पहले समझ गए थे कि क्या आने वाला है, और उन्होंने अपने सिल्वर को जमा करना बंद कर दिया। कुछ ने अपने पास जो था उसमें से बहुत सारा बेच दिया और खुद को स्ट्रिक्टली गोल्ड बेसिस पर रख लिया। पर फिर भी यूरोपियन देशों में 1100 मिलियन डॉलर्स के सिल्वर लीगल टेंडर कॉइन्स हैं। टोकन सिल्वर मनी जो छुट्टे के लिए यूज होती थी, उसे काउंट नहीं करते हुए ये कहना सेफ नहीं होगा कि मार्केट में अगर ये डाला गया तो 5.5 आउंस सिल्वर 1 आउंस गोल्ड के बराबर पाया जाएगा। 15.5 आउंस बेसिस की जगह जो इन देशों ने यूज किया है। सभी यूरोपियन देश और बाकी देश भी सिल्वर से बचने की कड़ी कोशिश कर रहे हैं। 1878 में लैटिन यूनियन के देश जो सिल्वर की कीमत फिक्स करते थे, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, स्विट्जरलैंड और ग्रीस ने अपने मिंट्स को लीगल टेंडर सिल्वर के लिए बंद कर दिया। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क ने 1873 और 1875 में सिल्वर अवालांचे से निकलकर अपने आप को फर्मली गोल्ड बेसिस पर खड़ा कर दिया। हॉलैंड ने भी 1875 में पर्टिकुलरली गोल्ड पर अपना स्टैंड लिया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने 1879 के बाद सिल्वर से कॉइन नहीं बनाया, मींस सिल्वर कॉइनेज नहीं किया, बस थोड़ा सा लिवेंट सिल्वर थेल्स स्पेशल ट्रेड के लिए कॉइनेज किया। इवन हाफ सिविलाइज्ड रशिया ने भी अलर्ट होकर सिल्वर के डेंजर से जितना हो सकता था उतनी दूरी बनाई, क्योंकि 1876 में उसने अपने मिंट्स को डेंजरस मेटल की कॉइनेज के लिए बंद कर दिया। बस उतना ही कॉइनेज किया जितना चाइना तुरंत लेना चाहता था। तो आप देखते हैं कि सभी वो देश जो सिल्वर को ट्राई कर चुके हैं और उसके एवेल्स और डेंजर्स को समझ चुके हैं, वो सब उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 13 साल से इनके मिंट्स से सिल्वर को बाहर निकाल दिया गया है। इस लंबे पीरियड के दौरान यूरोप में कोई भी फुल लीगल टेंडर सिल्वर कॉइन्स इशू नहीं किए गए। सिर्फ हमारा रिपब्लिक देश बाकी देशों की तुलना में बोल्डली और ज़्यादा डीप सिल्वर कॉइनेज के डेंजर्स में घुस रहा है। जब हमारे पास पुराने देशों का एक्सपीरियंस है इसके ऑपरेशंस के बारे में, तो हम शायद, और मुझे लगता है ज़रूर, उनकी तरह अपने कदम वापस लेने की इच्छा करेंगे, जब तक देर ना हो चुकी हो। तो आप देख सकते हैं जहां भी सिल्वर है वहां परेशानी है। अपने सिल्वर के साथ क्या करें जो इतनी लो वैल्यू में गिर गया है, ये सभी देशों के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है। ये उनके फ्यूचर पर एक काले बादल की तरह लटक रहा है। सिल्वर इतना ज़्यादा दुनिया के हर कोने में गिर गया है और सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया है कि पिछले कुछ सालों में कई कॉन्फ्रेंसेस बुलाई गई हैं जहां देशों ने अपने डेलीगेट्स, मतलब प्रतिनिधि, भेजे हैं। इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि चीफ कमर्शियल नेशंस एक नए गोल्ड वैल्यू पर सिल्वर के लिए फिर से एग्री कर सकें। लेकिन कंक्लूजन हमेशा ये रहा है कि ये नई वैल्यू फिक्स करना बहुत डेंजरस है, जब तक फ्यूचर उसके सप्लाई और वैल्यू के बारे में ज़्यादा क्लियर नहीं हो जाता। क्योंकि शायद ये इतना गिर जाए कि 25 या 30 आउंसेस भी 1 आउंस गोल्ड के बराबर ना हो। कोई नहीं बता सकता कि क्या होगा। हमारा देश ऑलरेडी इतने डेंजर में चला गया है कि हमारे पास 482 मिलियन डॉलर्स डेप्रिशिएटेड सिल्वर में है। हम अपने बैड लक वाले पड़ोसियों से समर्थन लेने की कोशिश करते हैं,
और उन मीटिंग्स में ऐसे जाते हैं जैसे कोई क्रेडिटर अपने फेल हो रहे डेप्टर को सपोर्ट करने की मीटिंग में जा रहा हो। शायद आप सोच रहे होंगे कि जब मैंने सभी यूरोपियन देशों का जिक्र किया सिल्वर के रिलेशनशिप में, तो मैंने हमारे सबसे बड़े दुश्मन ग्रेट ब्रिटेन के रिजर्व में रखे सिल्वर के अमाउंट का जिक्र क्यों नहीं किया। एक सेकंड सुनो और फिर जवाब पर सोचो। सिर्फ $1 नहीं, फ्रांस के पास अपने बैंक में कम से कम $650 मिलियन का सिल्वर है। लेकिन ब्रिटेन के सारे रिजर्व एक ही स्टेडी और कभी न बदलने वाले बेसिस पर हैं, गोल्ड में। बूढ़ी माँ की तरह प्यारी मदरलैंड अपनी जगह पर बैठी है और सिल्वर की परेशानी को दूर रखते हुए आराम से गाना गा रही है। उसने लंदन को दुनिया का फाइनेंशियल सेंटर बना दिया है। अगर विदेशों में कुछ भी खरीदा या बेचा जाता है तो लंदन का ड्राफ्ट मांगा जाता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि कुछ भी हो जाए, पेमेंट सबसे अच्छे आर्टिकल गोल्ड में होगी, जिसकी वैल्यू कभी नहीं गिरेगी। पेरिस, वियना या न्यूयॉर्क का ड्राफ्ट कोई बुद्धिमान नहीं लेगा, क्योंकि इन शहरों वाले देश अपने बहुत सारे सिल्वर की वजह से बड़े नुकसान में पड़ सकते हैं, और वो लॉ बना सकते हैं जिससे ड्राफ्ट उस मेटल में पेएबल हो जाए, जिसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। मैं चाहता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स के लोग ब्रिटेन को ध्यान से देखें। वो अपना ही मन बना रही है, कॉन्फ्रेंस में सिल्वर वाले देशों के साथ थोड़ा दूर से ही पोलाइटली बात कर रही है। वो सिर्फ इसलिए इन मीटिंग्स में जा रही है क्योंकि उनका राज इंडिया पर है, और इंडिया अनफॉर्चुनेटली सिल्वर पे डिपेंड करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद वो पोलाइटली मना कर देती। जब बात सिल्वर की वैल्यू फिक्स करने की आती है तो वो कहती है कि उनको पता नहीं कि वो क्या डिसाइड करेंगी इस बारे में। वो प्रार्थना करता है कि यूनाइटेड स्टेट्स सिल्वर में और दब जाए जब तक वापस आना इम्पॉसिबल हो जाए, और वो अपनी पुरानी पॉलिसी को रखेगी जिसने उसे फाइनेंस में सुप्रीम बना दिया है। उसका एकमात्र पॉसिबल राइवल यूरोप में नहीं है, बल्कि यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में है। कितना सुंदर होगा ब्रिटेन के लिए अगर हमारा देश सिल्वर बेसिस पर ला दिया जाए, फोर्स हो जाए एक स्टैंडर्ड को छोड़ने के लिए जो एक नेशन को फाइनेंशियल वर्ल्ड में फ्रंट रैंक दे सकता है। सिल्वर फॉर रिपब्लिक, गोल्ड फॉर मोरार्ची, ये वो है जो ग्रेट ब्रिटेन चाहता है हो जाए, और जो हर अमेरिकन को प्रण लेना चाहिए कि कभी ना हो। गवर्नमेंट्स चाहे सिल्वर पर जो भी कानून पास कर ले, दुनिया उन्हें नहीं सुनती। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन जो नेशंस के बीच होती है एक्सक्लूसिवली गोल्ड पर बेस्ड होती है, सिर्फ गोल्ड पर, और ये ऐसे ही रहेगी। ब्रिटेन ये जानता है और अकॉर्डिंगली एक्ट करता है। मुझे लगता है कि आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं, हमारे देश के पास अपने वॉल्ट्स में 312 मिलियन सिल्वर डॉलर्स कैसे आए, जैसे फ्रांस के पास है, जबकि हमारे कॉम्पिटिटर ब्रिटेन की तरह हमारे पास भी गोल्ड का बेसिस है। ये एक सवाल है जो हर किसान और हर मजदूर को अपनी सरकार से पूछना चाहिए और इसका जवाब मांगना चाहिए। इसका कारण आसानी से दिया जा सकता है, ये हिस्ट्री है। जैसे हमने देखा है, सिल्वर की वैल्यू गिर गई थी और ये और भी ज़्यादा गिरने की संभावना थी। यूरोपियन देश सैकड़ों मिलियन डॉलर से लाद दिए गए थे। यूरोपियन देश सैकड़ों मिलियन डॉलर से लाद दिए गए थे और सब इससे छुटकारा पाने के लिए बेचैन थे। सिल्वर के और सिल्वर की खानों के मालिक परेशान थे। गिरते हुए मेटल को सहारा देने के लिए क्या किया जाए? साफ है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही ये काम कर सकती थी, और इसके लिए सिल्वर पावर की सारी ताकत और रिसोर्सेज लगा दिए गए, बड़ी कामयाबी के साथ, क्योंकि लोगों को सिल्वर के फायदे दिखाए गए। अगर सच है तो वो अपनी ही मर्जी के खिलाफ स्पेकुलेटर्स के साथ जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर बाकी सारे बड़े देश चांदी को छोड़ रहे हैं तो हमारा देश इसे क्यों इतनी जल्दी पकड़ रहा है? इससे हमारे देश की इकोनॉमी और फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा? चलो समझते हैं इसे अगले पार्ट में। पार्ट 3, द डेंजर्स ऑफ डिबेस्ड करेंसी एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेबिलिटी।
पहला एक्ट जिसने कानून से सिल्वर को इम्पोर्टेंस देने की कोशिश की वो 1878 में पास हुआ था। इससे हमारी सरकार को हर महीने कम से कम 2 बिलियन आउंसेस सिल्वर खरीदने की नीड थी, जबकि सब दूसरी सरकारों ने इससे सिक्का बनाना बंद कर दिया था क्योंकि ये वैल्यू में खतरनाक रूप से इनवैल्यूएबल हो गया था। सिल्वर के लोगों ने जोर दिया कि इस खरीद से इसकी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन क्या वे सही थे? नहीं, ये वैल्यू में नहीं बढ़ी। तो फिर क्या किया जाना चाहिए? इन सिल्वर जुबान वाले सट्टाबाजों ने कहा, दिक्कत यह है कि गवर्नमेंट ने काफी नहीं किया, सिर्फ अमाउंट बढ़ाई है। गवर्नमेंट हर महीने 2 मिलियन आउंस की जगह 4.5 मिलियन आउंस सिल्वर खरीद ले और इससे देश की सारी माइन से निकलने वाला सिल्वर और भी ज्यादा खत्म हो जाएगा, जिस वजह से सिल्वर की वैल्यू जरूर बढ़ेगी। वो सही कह रहे थे कि हर महीने 4.5 मिलियन आउंस अमेरिका की सारी सिल्वर माइन से ज्यादा है और फिर 8 से 10 मिलियन सिल्वर हर साल पैसा बनाने के अलावा और कामों के लिए और इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से पैसा बनाने के लिए सिर्फ 4 मिलियन आउंस ही बचता है। बहुत से लोग मान गए कि अगर गवर्नमेंट इतना ज्यादा सिल्वर हर महीने खरीदती है तो सिल्वर की वैल्यू जरूर बढ़ेगी। बिल पास होने से पहले बहुत से गलत फहमी के लोगों ने स्पेकुलेशन पर सिल्वर खरीदा, जिस वजह से कीमत बढ़ गई। वैल्यू बढ़ी क्योंकि इनमें से कई गलतफहमी वाले लोगों ने बिल पास होने से पहले इसे सट्टाबाजी पर खरीदा था। सिल्वर 96 से 121 तक बढ़ी, लगभग अपने पुराने सोने के रेट पर। लेकिन नए बिल के बाद क्या हुआ? जवाब है आज सिल्वर की कीमत में। ये 121 से गिरकर 97 हो गई और हम वापस वहीं हैं। तो सिल्वर की परेशानी से आज़ाद होने की जगह, जैसा कि ब्रिटेन है और हम भी होते, इन लोगों ने गवर्नमेंट पर अपना $300 मिलियन का सिल्वर थोप कर काम कर लिया और हम फ्रांस जैसे ही बुरी हालत में आ गए हैं। लेकिन एक फर्क है, फ्रांस और दूसरे देशों ने 13 साल पहले ही अपनी सिल्वर का बोझ बढ़ाने से रोक लिया था, जबकि हमारी गवर्नमेंट हर महीने 4.5 मिलियन आउंस सिल्वर जोड़ रही है, जिसका खर्चा उससे भी ज्यादा डॉलर है। अमेरिका सिल्वर की बदली हुई पोजीशन को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है और इसे गोल्ड के बराबर बनाने की, जबकि सारे बाकी फर्स्ट क्लास देश इसके खिलाफ हैं। कामयाब होने के लिए हमें सिर्फ अपनी माइन से निकलने वाला नहीं, बल्कि दुनिया की सारी माइन से निकलने वाला ज्यादातर सिल्वर खरीदना पड़ेगा, जिसका टोटल सिल्वर हर साल $168 मिलियन बना सकता है। और फिर हमें यूरोप की गवर्नमेंट के पास जो $1100 मिलियन का सिल्वर है वो भी खरीदने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, जो कि वो बेचना चाहते हैं। गवर्नमेंट द्वारा सिल्वर खरीदने से उसकी कीमत बढ़ने की जगह गवर्नमेंट आज अपने खजाने में रखा $313 मिलियन वाला सिल्वर थोड़ा नुकसान में बेच नहीं सकती, जिसकी कीमत उसने सिल्वर मालिकों को दी थी। आपको यकीन नहीं होगा कि ट्रेजरी के हिसाब के मुताबिक गवर्नमेंट ने अब तक अपनी सिल्वर की खरीदारी पर 67 मिलियन का प्रॉफिट कमाया है। ये इसलिए क्लेम किया जा रहा है क्योंकि डॉलर बनाने के लिए जितना सिल्वर लगता है उसके लिए गवर्नमेंट ने सिर्फ 80 सेंट दिए हैं। ये सब प्रॉफिट नकली है। आप देख सकते हैं कि देश को बहुत ही बेवकूफ़ाना तरीके से सिल्वर खरीदने पर मजबूर किया गया है। आपकी कमाई में से हर महीने 4.5 मिलियन टैक्स के थ्रू लिया जा रहा है, जो कि गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल काम के लिए नहीं है, बल्कि एक मेटल की कीमत बढ़ाने के लिए है, जिसके लिए उससे उसकी असली कीमत से ज़्यादा दिया जा रहा है। आपकी गवर्नमेंट का इस्तेमाल सिल्वर और सिल्वर माइंस के मालिकों को अमीर बनाने के लिए किया जा रहा है। ये बहुत बुरा है, लेकिन इसके मुकाबले में जो खतरा पैनिक और डिसास्टर का है वो ज़्यादा है, क्योंकि इससे हम गोल्ड बेसिस से हटकर सिल्वर बेसिस पर आ जाते हैं। हमारे रिपब्लिक को स्लेवरी की शर्म थी और उसने इसे ख़त्म कर दिया। इस साल तक दुनिया की नज़र में इसको शर्मिंदा होना पड़ा,
क्योंकि इसके पास कोई लॉ नहीं था जो अपने सिटीजन्स के अलावा दूसरों को उनकी प्रोडक्शन के लिटरेरी राइट्स देता। वो शर्म भी दूर हो गई, लेकिन डिबेस्ड कॉइनेज की शर्म इसके ऊपर आ गई। बड़ी रिपब्लिक झूठे सिक्के छापती है, और ये दुनिया में अकेली नेशन है जो ऐसा करती है, मैक्सिको को छोड़कर, जो अभी भी थोड़ा सिल्वर का सिक्का छापती है। लेकिन जबकि ये शर्म हम पर है, डिबेस्ड कॉइनेज की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अभी आनी है, क्योंकि भले ही गवर्नमेंट खराब सिक्के छापती है, ये इसे डॉलर की तरह ड्यूटीज और टैक्सेस के पेमेंट में लेने के लिए मान जाती है और इसे लीगल टेंडर बनाती है, और इस तरह ये फिलहाल डॉलर की तरह एक हाथ से दूसरे हाथ तक गुजारा करती है। इस तरह से गवर्नमेंट अब तक इसकी कीमत गिरने से रोक पाई है। कोई नहीं बता सकता कि यह हर महीने 4.5 मिलियन ज़्यादा नोट्स या क्वाइंस छापती रहेगी और उनको गोल्ड के बराबर कैसे रख पाएगी। लेकिन एक चीज़ साफ है, आखिर में बोझ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और अगर सिल्वर की वैल्यू नहीं बढ़ती या डॉलर्स में उनकी गोल्ड वैल्यू के बराबर मेटल नहीं डाला जाता, या गवर्नमेंट द्वारा सिल्वर खरीदना बंद नहीं होता, तो हमें जल्दी या देर से गोल्ड बेसिस से गिरकर अर्जेंटाइन और दूसरे साउथ अमेरिकन रिपब्लिक्स की तरह होना पड़ेगा। ये चांदी के सिक्के जो असल में उतने कीमत के नहीं हैं जितने उन पर लिखा है, ये तब बेकार हो जाएंगे जब लोग सरकार पर भरोसा खो देंगे कि वो इन सिक्कों को सोने में बदल देगी। मान लीजिए आप सबने एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा जंगल से लाने का फैसला किया, और आप सबने नीचे होकर अपनी गर्दन झुकाकर उसका बोझ अपने कंधे पर ले लिया, और फिर कुछ को शक हुआ कि क्या आप सच में इस बोझ के नीचे चल सकते हैं। और मान लीजिए आप में से 2-3 ने एक दूसरे को डर के साथ देखा और फैसला किया कि आपको नीचे से हट जाना चाहिए, तो क्या होगा? यकीन कीजिए, भार की कमी से शायद उनकी मौत हो जाएगी जो लकड़ी के नीचे रहेंगे। ये वैल्यू को नापने के सेंसिटिव सवाल जैसा ही है। कुछ स्पेकुलेटर्स या गोल्ड बग्स फैसला करेंगे कि कुछ भी हो जाए, वो अपनी हिफाजत करेंगे और नीचे से हट जाएंगे। यहां तक कि सबसे लापरवाह आदमी के मन में भी कुछ शक होगा कि क्या अमेरिका अकेला दुनिया का सारा बोझ अपने कंधे पर ले सकता है और उतना उठा सकता है, जबकि सारे दूसरे देश साथ मिलकर ये ट्राई करने से डरते हैं। और जब दुनिया की हिस्ट्री में किसी भी देश ने कभी भी पैसे के स्टैंडर्ड के लिए कोई परमानेंट वैल्यू नहीं दी, तब एक ऐसे मेटल को वैल्यू देने में कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती जिसके पास वो वैल्यू खुद नहीं है। इसको मार्क कर लीजिए। हमारी गवर्नमेंट सिर्फ इसमें अब तक कामयाब हुई है कि इसने अपने सिल्वर डॉलर्स के साथ ऐसा किया है क्योंकि इसने लिमिटेड क्वांटिटी जारी की है और उनको गोल्ड में रिडीम कर पाई है। जैसे आप एक कागज का टुकड़ा लेकर उस पर लिख सकते हैं, ये $1 के बराबर है और मैं इसको पे करने का वादा करता हूं, तो आपका प्याट पैसा होगा। सवाल ये है कि आप कितनी देर तक लोगों को इन स्लिप्स को डॉलर्स के बदले लेने दोगे। कितनी जल्दी कोई शक्की आदमी सजेस्ट करेगा कि आप बहुत ज़्यादा डॉलर इशू कर रहे हो, और फिर ये स्लिप्स अपनी रेपुटेशन खो देंगे। लोगों को शक होने लगेगा कि क्या आप सच में सारे डॉलर्स पे कर सकते हैं अगर पूछा गया तो, और उसके बाद आप और डॉलर जारी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट्स के साथ भी ऐसा ही है। सब अपना छुट्टा पैसा चलाते रह सकते हैं, भले ही उसमें उसकी फेस वैल्यू के बराबर मेटल ना हो। और वो एक गरीब गवर्नमेंट है जो थोड़ा आगे नहीं जा सकती और दुनिया से पैसे की शेप में कुछ ले सकती है जो सिर्फ पार्शियली पैसा है। लेकिन फिर याद रखिए, कोई भी गवर्नमेंट जल्दी ही अपना क्रेडिट खत्म कर देगी अगर ये पैसे के तौर पर कुछ भी जारी करती रहेगी जिसकी बाकी दुनिया में मेटल के जितनी इंट्रिंसिक वैल्यू ना हो। हर देश को आखिर में अपने डीबेस्ड कॉइन को रिकॉइन करना पड़ा है या अपने ऑब्लिगेशंस को रिजेक्ट करना पड़ा है, और क्रेडिट और पोजीशन के नुकसान के खतरे और शर्म से गुजरना पड़ा है।
बहुत से केसेस में डिबेट कॉइन कभी रिडीम नहीं हुआ। जिन गरीब लोगों के पास ये था उनको नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इस वक्त के सिल्वर लॉ का एक वैल्यूएबल फीचर है जो अगर नहीं बदला गया तो बहुत सारे डिबेस्ड सिल्वर डॉलर्स की सर्कुलेशन रोक सकती है। इसके लिए जरूरी है कि हर महीने खरीदने वाले 4.5 मिलियन आउंस में से 2 मिलियन को 1 साल के लिए पैसे में क्वाइंट किया जाए। उसके बाद सिर्फ उतनी ही अमाउंट की क्वाइनेज होगी जितनी जरूरी होती है जारी किए गए सिल्वर नोट्स को रिडीम करने के लिए। जैसे लोग नोट्स को सिल्वर से ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए थोड़ी या कोई भी सिल्वर डॉलर्स की कॉइनेज जरूरी नहीं होगी और सिर्फ सिल्वर नोट्स जारी होंगे। जब गवर्नमेंट सिल्वर डॉलर्स को कॉइन में बनाना बंद कर देगी तो ये अपने असली कैरेक्टर में लोगों के सामने आएगी, एक बड़े सिल्वर स्पेकुलेटर के तौर पर या सिल्वर स्पेकुलेटर्स के टूल के तौर पर। गवर्नमेंट अपने वॉल्ट में हर महीने 4.5 बिलियन आउंस जमा कर रही होगी, पैसे के फॉर्म में नहीं बल्कि बार्स में। यकीनन ये लोगों को असली सिचुएशन के बारे में जागरूक कर सकता है और लोग उनसे डिमांड कर सकते हैं कि ये रैकलेस स्पेकुलेशन मींस लापरवाह अटकलें बंद हो जाएं। मतलब यह है कि चांदी को सिक्के बनाने की बजाय चांदी को ऐसे ही रखना ज़्यादा सही है। बाद में इसी चांदी से अच्छे सिक्के बना सकते हैं। सरकार जो कहती है ना कि $1 में इतना चांदी होता है, उतना ही नए सिक्कों में भी होना चाहिए। कानून बदल सकते हैं लेकिन ईमानदारी होना जरूरी है। सरकार को सिर्फ सही चीज़ों पर ही अपनी स्टैंप लगानी चाहिए। मतलब अगर सरकार कहती है कि एक सिक्के में $1 जितना चांदी है तो उसमें उतना ही चांदी होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड स्टेट्स में ज़्यादा लोग हैं सिल्वर के मालिकों के अलावा जो वोट करेंगे कि सिल्वर गोल्ड की जगह वैल्यू के स्टैंडर्ड के तौर पर लिया जाए। अगर लोग समझते हैं कि सवाल ये है कि एक मेटल या दूसरे को, सिल्वर या गोल्ड को स्टैंडर्ड के तौर पर चुना जाए, तो वोट ऑलमोस्ट हमेशा गोल्ड के लिए होगा। इसकी सुपीरियरिटी इतनी जाहिर है। फिर भी ऐसा ही सवाल है, भले ही सिल्वर के एडवोकेट्स किसी भी इंटेंशन से गोल्ड स्टैंडर्ड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, वो सिर्फ सिल्वर को उठाना चाहते हैं और उसे वो पोजीशन देना चाहते हैं जो गोल्ड के पास पैसे के तौर पर है। लेकिन आप 2 घोड़ों को एक रेस में फर्स्ट नहीं आने दे सकते हैं या किसी भी चीज के 2 बेस्ट नहीं होने दे सकते। आप एक देश में 2 नेशनल फ्लैग्स के लिए आर्ग्यू कर सकते हैं। जैसे ही सिटीजन को वो बैनर चुनना पड़ता है जिसके नीचे वो खड़े होते हैं, वैसे ही उसे गोल्ड या सिल्वर अपने फाइनेंशियल स्टैंडर्ड के लिए चुनना होगा। स्टैंडर्ड आर्टिकल अपने मुकुट को किसी और चीज के साथ शेयर नहीं कर सकता, जैसे कि स्टार्स एंड स्ट्राइप्स अपनी सॉवरियनिटी को अपने देश में किसी और फ्लैग के साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि पैसे के बारे में ये लॉ है, सबसे बुरा सबसे अच्छे को फीड से बाहर कर देता है। इसकी वजह बहुत साफ है। मान लीजिए आपको चेंज में एक $5 का गोल्ड और $5 का सिल्वर मिलता है और कुछ शक होता है कि क्या कांग्रेस का कोई लॉ सच में सिल्वर की वैल्यू को गोल्ड के बराबर हमेशा रखने में इफेक्टिव होगा। 100 में से 99 लोग सोच सकते हैं कि लॉ इस परमानेंट वैल्यू को सिल्वर को देगा, जो कि आर्टिकल के पास खुद में नहीं है। लेकिन 100 में से एक आदमी को इस सब्जेक्ट पर शक हो सकता है। मुझे लगता है कि जितना ज्यादा एक आदमी पैसे के बारे में जानता है, उतना ही ज्यादा उसको शक होगा। और भले ही आपको कोई शक ना हो, फिर भी फैक्ट ये है कि मुझे शक है। मिसाल के तौर पर आपको ये कहने के लिए इंस्पायर करेगा, ठीक है वो आदमी सही हो सकता है, यह मुमकिन है कि मैं गलत हो सकता हूँ। मुझे लगता है मैं कल सुनार को ये सिल्वर अपनी ग्रोसरीज के लिए दूंगा और पुरानी लेडी को ये सुंदर चमकदार गोल्डन पीस रखने के लिए दूंगा। इसको कांग्रेस के किसी लॉ की जरूरत नहीं है। दुनिया के सारे एक्ट्स इसकी वैल्यू को कम नहीं कर सकते।
इसमें मेटल की कीमत दुनिया में कहीं भी $5 है। गवर्नमेंट के स्टैंप से अलग ये सिल्वर के 5 टुकड़े सिर्फ $3.25 की कीमत के हैं। मेटल की वैल्यू में हाँ, मैं सुनार को सिल्वर लेने दूंगा। गोल्ड मेरे लिए उससे काफी अच्छा है। और आप पक्का कह सकते हो कि सुनार सिल्वर को जोन्स पे जल्दी से अनलोड करेगा और बहुत से लोग इसे मानेंगे और वैसे ही करेंगे और देश में गोल्ड बिजनेस से गायब हो जाएगा और सिर्फ सिल्वर दिखाई देगा और सर्कुलेट होगा। हर आदमी जो इसे लेता है दूसरे को जल्दी से दे देता है और इस तरह इसे एक्टिव सर्कुलेशन में रखता है और हर आदमी जो थोड़ा सा गोल्ड लेता है उसे होल्ड करता है और इस तरह इसे सर्कुलेशन से बाहर रखता है। तो ज़्यादा पैसा होने की जगह अगर हम लॉ के जरिए सिल्वर पर आर्टिफिशियल वैल्यू फोर्स करने की कोशिश करते हैं ताकि इसे पैसे के तौर पर इस्तेमाल कर सके, तो हम सच में जल्दी ही सर्कुलेशन में कम पैसे रखेंगे। साथ ही 100 मिलियन गोल्ड जो कि अब सर्कुलेशन में है और जो कि हर चीज़ का बेसिस है, जल्दी ही गायब हो जाएगा। इसके ऊपर बना हुआ क्रेडिट का बड़ा स्ट्रक्चर हिलने लगेगा और लोगों को सिल्वर डॉलर्स लेने पर मजबूर किया जाएगा, जो कि सिर्फ 78 सेंट्स के बराबर है। इसके बजाय कि अभी की तरह वो गोल्ड में रिडीमेबल और हमेशा 100 सेंट्स के बराबर हो। क्योंकि याद रखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, 92% सारे ऑपरेशंस जो पैसे के द्वारा चलाए जाते हैं वो लोगों के पास पैसे की अनचेंजेबल वैल्यू होने पर डिपेंड करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा नकली सिक्के छाप देते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। इस चैप्टर में कहा जा रहा है कि अगर आप सोने से कम कीमती चीज़ों से बहुत सारे सिक्के बनाकर देश में फैला देते हैं तो लोगों का विश्वास टूट जाएगा। ये सिक्के ज़्यादातर छोटी मोटी खरीदारी के लिए ही काम आएंगे, लेकिन बड़े बिजनेस पर इनका बहुत कम असर होगा। लेकिन अगर लोग इन सिक्कों पर भरोसा नहीं करेंगे तो बड़े बिजनेस भी अफेक्टेड होंगे। इसलिए सरकार को ऐसे सिक्के बनाने चाहिए जिनकी कीमत उनके ऊपर लगी मोहर के बराबर हो। ब्रिटेन इस बात का बहुत ध्यान रखता है कि उनके सिक्कों की असली कीमत और मोहर पर लिखी कीमत एक जैसी हो। वे पुराने हो चुके सोने के सिक्कों को पिघलाकर नए बना रहे हैं, भले ही उन सिक्कों की कीमत में बहुत कम कमी हुई हो। अमेरिका को भी अपने सिक्कों के बारे में इतना ही ध्यान रखना चाहिए। पार्ट 4, अमेरिकन डॉलर, एक फियाट करेंसी का असली चेहरा। जैसा कि आपने देखा है, सिल्वरमैन कांग्रेस के काम से फेल होने से डिसअपॉइंट हुए थे, जिनसे उनके सिल्वर की वैल्यू बढ़ती। 2 बार गवर्नमेंट को उन्होंने कहा वैसा करने के लिए जैसा वो चाहते थे, इस एश्योरेंस के साथ कि उनकी बात मानने से देश अपनी खतरनाक पोजीशन से बाहर आ जाएगा। सिल्वर का ओनर होने के तौर पर 2 बार इसे नहीं माना गया। आप सोचेंगे कि सिल्वर ओनर्स अब अपनी गलती मान लेंगे और गवर्नमेंट की मदद करेंगे कि वो कम से कम नुकसान के साथ सेफ ग्राउंड पर लौट सके। इसके बजाय उन्होंने सबसे बोल्ड स्टेप लिया है और कांग्रेस को वो करने के लिए कहा है जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना है, फ्री क्वाइनेज ऑफ सिल्वर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट को लॉ द्वारा मजबूर किया जाएगा कि वो अपनी मिंट्स खोले और सारा सिल्वर ले जिससे यूरोप की गवर्नमेंट्स भरी पड़ी है, और दुनिया में माइंड होने वाले सारे सिल्वर का कुछ हिस्सा और हर 78 सेंट्स के सिल्वर के लिए इनमें से एक कॉइन दे जो आपको अपनी मेहनत या प्रोडक्ट्स के लिए एक फुल डॉलर के तौर पर लेना पड़ता है। इसका मतलब है कि यूरोप का मर्चेंट सिल्वर यहाँ भेजेगा, इसे हमारी मिंट्स पर कॉइन करवाएगा या इसके लिए सिल्वर डॉलर नोट लेगा और फिर आपकी गेहूं या खौर या जो भी वो चाहता है कि फुल डॉलर की कीमत ले लेगा उस सिल्वर के लिए जो उसको यूरोप या दुनिया में किसी भी जगह सिर्फ 78 सेंट्स में मिलता। यूरोप अभी हर दिन ये इंडिया, अर्जेंटाइन रिपब्लिक और दूसरे देशों के साथ कर रहा है जो सिल्वर बेसिस पर हैं।
ब्रिटिश मर्चेंट इंडिया में डेप्रिशिएटेड सिल्वर बेसिस पर गेहूं खरीदता है, उसे यूरोप ले जाता है और गोल्ड बेसिस पर बेचता है। उसको इंडियन गेहूं के लिए इतना कम पे करना पड़ता है कि ये हमारे अपने गेहूं का यूरोप में डेंजरस कॉम्पिटिटर बन गया है, जो कि नहीं हो सकता था अगर सिल्वर में गिरने से इंडियन फार्मर को अपने प्रोडक्ट्स की इतनी कम वैल्यू ना मिलती। सिर्फ कुछ महीने हुए हैं जब नया सिल्वर बिल पास हुआ था, जिसमें गवर्नमेंट से कहा गया था कि वो अपनी खरीदारी को डबल से ज़्यादा कर दे, और अभी $8 मिलियन के सिल्वर से ज़्यादा जो हमने एक्सपोर्ट किया है बाहर से इस देश में भेजा गया है, जो कि पिछले 15 साल से नहीं हुआ था, क्योंकि हमने हमेशा ज़्यादा सिल्वर एक्सपोर्ट किया है जितना इंपोर्ट किया है उससे। अब हम अपनी सारी खदानों से दे रहे हैं और यूरोप से कुछ ले रहे हैं, जिसकी बजाय हमें गोल्ड मिलना चाहिए था। अप्रैल के 18 दिन में हमने $9 मिलियन गोल्ड बाहर भेजा है, ताकि हमारे प्रेजेंट सिल्वर लॉ के नीचे आप देख सकते हैं कि यूरोप ने अभी से अपना डेप्रिशिएटेड सिल्वर हमें भेजना शुरू कर दिया है और हमारे प्योर गोल्ड को लूट रहा है, जो कि हमारे देश के लिए एक खतरनाक एक्सचेंज है और जिसे हमारे लेजिस्लेटर्स को शर्म से भर देना चाहिए। समझिए प्लीज कि अब तक दोनों बिल्स के नीचे, जिनमें गवर्नमेंट से सिल्वर खरीदने को कहा गया था, जिनके बुरे होने के बावजूद फिर भी गवर्नमेंट को मेटल मार्केट प्राइस पर मिलता है, फिर भी गवर्नमेंट को मेटल मार्केट प्राइस पर मिला है अभी 78 सेंट्स फॉर 371 ग्रेन्स, और सिर्फ ये अमाउंट गवर्नमेंट ने सो कॉल्ड डॉलर में डाला है। प्री कॉइनेज के नीचे ये सब बदल जाएगा। सिल्वर के ओनर को $1 सिर्फ 78 सेंट्स के सिल्वर के लिए मिलेगा। प्योर कूल ऑडासिटी के लिए मैं सबमिट करता हूं कि ये प्रोपोजिशन रिकॉर्ड को हरा देता है, और फिर भी जब फार्मर्स अलायंस फ्री कॉइनेज के लिए चिल्लाता है तो ये बिल्कुल वही सपोर्ट करता है। एक स्कीम जो लोगों से बेस 8 सेंट्स हर डॉलर पर लेती है और सिल्वर के मालिकों की जेब में डालती है। यकीनन आप सब मान जाएंगे कि अगर 78 सेंट्स के सिल्वर को $1 गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है तो वो गवर्नमेंट हो और सिल्वर ओनर नहीं, जिसको एक्स्ट्रा बेस 8 सेंट्स का प्रॉफिट हर कॉइन पर मिलना चाहिए। अगर ये कामयाब होता है तो गवर्नमेंट को इसकी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, गवर्नमेंट द्वारा मार्केट वैल्यू पर खरीदा गया सिल्वर आज बेच नहीं सकते बिना मिलियंस के नुकसान के। पार्ट 5 द सिल्वर क्वेश्चन। अगर सिल्वर की फ्री कॉइनेज लॉ बन जाती है तो हमारे फार्मर्स खुद को इंडियन फार्मर की पोजीशन में पाएंगे, और फिर भी हमें बताया जाता है कि वो सिल्वर के फायदे में हैं। अगर ये सच है तो इसकी सिर्फ एक वजह हो सकती है, वो अपने ही इंटरेस्ट्स को नहीं समझते। हमारे देश की किसी भी क्लास का गोल्ड स्टैंडर्ड के मेंटेनेंस और सिल्वर की खरीदारी और डीबेस्ड कॉइनेज को दूर करने में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना फार्मर का, क्योंकि उसके बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे देशों में बिकते हैं जो गोल्ड बेसिस पर हैं। अगर अमेरिकन फार्मर गोल्ड की जगह सिल्वर लेने के लिए मान जाता है तो वो लिवरपूल मर्चेंट को कम सिल्वर बेसिस पर खरीदने देगा, जो कि फिलहाल 78 सेंट्स $1 के लिए है, जबकि बाहर से आने वाले सारी चीज़ों के लिए जो फार्मर खरीदता है उसको गोल्ड बेसिस पर पे करना पड़ेगा। इस तरह उसको सस्ता बेचना पड़ेगा और महंगा खरीदना पड़ेगा। ये वही है जो इंडिया और साउथ अमेरिकन रिपब्लिक्स को परेशान कर रहा है। इस सीजन की खेती की कीमतें पहले के सालों से ज़्यादा होने का वादा कर रही हैं। ध्यान रखिए कि आप इनको गोल्ड बेसिस पर लें। हमारी मिंट्स को सिल्वर की फ्री कॉइनेज के लिए खोलिए और इस तरह दुनिया में हर आदमी को जो सिल्वर बेचना चाहता है $1 का सिक्का दीजिए जो गवर्नमेंट द्वारा स्टैम्प्ड है, और इसके लिए वो सिर्फ 371 सिल्वर के दाने देता है जिसकी कीमत 78 सेंट्स है, और दुनिया की हर सिल्वर माइन
दिन और रात काम करेगी और हर सिल्वर के पाउंड को हमारी तरफ भेजा जाएगा। यूरोप के नेशंस जिनके पास 1100 मिलियन डेप्रिशिएटेड सिल्वर है, जल्दी से इसको हम पर अनलोड करेंगे। वो हमसे गोल्ड की डिमांड करेंगे हर उस चीज के लिए जो हम उनसे खरीदते हैं, और इस तरह हमारे गोल्ड को लूट लेंगे जबकि हम उनका सिल्वर ले लेंगे। फ्री कॉइनेज के साथ हम गोल्ड से सिल्वर बेसिस पर गिर जाएंगे बिल पास होने से पहले। लेट लेमेंटेड सेक्रेटरी विंडम की आखिरी बातें सच साबित होंगी, जो ये हैं। शायद सबसे तेज ओशियन ग्रे होल्ड अपना सिल्वर कार्गो न्यूयॉर्क में लैंड कर सकें। आखिरी गोल्ड डॉलर जो पास है वो सेफली प्राइवेट बॉक्सेस में और सेफ डिपॉजिट कंपनीज के वॉल्ट्स में छुपा दिया जाएगा, सिर्फ बाहर लाने के लिए एक हाई प्रीमियम के साथ एक्सपोर्ट के लिए। ये एक खतरनाक समुंदर है जिस पर हम सफर कर रहे हैं। आपको खुद से पूछना चाहिए कि आप गोल्ड बेसिस को सिल्वर के लिए क्यों खतरे में डालें। क्या कोई कह रहा है कि सिल्वर बेसिस आपके लिए या देश के लिए बेहतर होगी? इम्पॉसिबल। कोई इतना दूर तक जाने की हिम्मत नहीं करता। सबसे ज्यादा चेंज का एडवोकेट जो कह सकता है वो ये है कि वो मानता है कि सिल्वर को गोल्ड जितना अच्छा बनाया जा सकता है। सबको पता है कि असली चीज से बेहतर कुछ नहीं बन सकता। अब ये सोचो कि सिल्वर के ओनर को क्यों चाहिए कि सिल्वर को आर्टिफिशियल तरीके से बदला जाए। इसमें सिल्वर के ओनर के अलावा किसी और को क्या फायदा होगा? क्यों सिल्वर को वहीं नहीं रहने दिया जाए जहां नेचुरल कॉजेज उसे रखती हैं, जैसे कॉपर और निकल? सिल्वर को उसके अपने क्वालिटीज के अलावा किसी और चीज का क्रेडिट क्यों दिया जाए? सिल्वर के अगेंस्ट किसी को कोई पक्षपात नहीं था। इसके पास हमेशा गोल्ड के साथ फेयर कंपटीशन का मौका रहा है। हर मेटल के लिए फील्ड खुला है कि वो अपनी वैल्यू के बेसिस पर अपने आप को प्रूव करे। अगर सिल्वर मार्केट में गोल्ड से ज्यादा कीमती और ज्यादा स्टेबल होता तो ये गोल्ड को रिप्लेस कर देता। तो क्यों ना उस मेटल को उसका सही पोजीशन दिया जाए जो फेयर कंपटीशन में जीत जाए। गोल्ड को कोई स्पेशल लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है। यह अपने आप अपनी वैल्यू प्रूव करता है। हर गोल्ड कॉइन की वैल्यू हर जगह वही होती है जो दुनिया के किसी भी कोने में होती है। इसमें कोई शक नहीं होता, कोई लॉस का डर नहीं होता, और सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी वैल्यू नहीं बढ़ाई या घटाई जा सकती। स्पेकुलेटर इसे पसंद नहीं करता क्योंकि इस पे सट्टेबाजी करने का चांस नहीं होते, लेकिन ये वही वजह है जिससे आपको इसे पसंद करना चाहिए, क्योंकि ये आपको हमेशा एब्सोल्यूट सिक्योरिटी देती है। आपके इंटरेस्ट और स्पेकुलेटर के इंटरेस्ट अलग हैं। आपकी हार से वो अपनी जीत बनाता है। सिल्वर को खरीदा जाए और क्वाइंट किया जाए, इसकी एक वजह यह बताई गई है कि देश के पास काफी पैसा नहीं है और फ्री क्वाइनेज ऑफ सिल्वर इससे ज्यादा देगा। फ्री क्वाइनेज ऑफ सिल्वर का मतलब है कि कोई भी सरकार के पास अपना सिल्वर लेकर जा सकता है और सरकार उस सिल्वर को क्वाइन में बदल देगी, वो भी फ्री में। लेकिन अगर हमें ज्यादा पैसे की जरूरत है तो वो मेटल जिसको खरीदना सही रहेगा वो गोल्ड है। आप अपने पैसे सिल्वर के लिए क्यों बेकार करें जो कि वैल्यू में गिर रहा है और अनदेखे खतरों को इन्वॉल्व करता है, जब इन्हीं नोट्स के लिए आप सॉलिड प्योर आर्टिकल खुद ले सकते हैं। असली पैसा जो है गोल्ड, जो कि देश पर कोई लॉस नहीं डाल सकता। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि देश के पास काफी पैसा नहीं है? अगर ऐसा है तो ये एक नई खोज है। हम पहले के टाइम में कॉइन मनी की कमी से सफर नहीं हुए हैं, और फिर भी हर आदमी, औरत और बच्चे के पास $5 ज्यादा पैसा सर्कुलेशन में है जितना पहले कभी था उससे। हमारे पास ज्यादा सर्कुलेटिंग मीडियम है, मतलब कि ज्यादा पैसा है पर हेड किसी भी यूरोप के देश से ज्यादा, एक एक्सेप्शन के साथ, फ्रांस।
जहां लोग चेक्स और ड्राफ्ट्स का इस्तेमाल दूसरे सिमिलर देशों जितना नहीं करते। एक फैक्ट जो बहुत ज़्यादा क्वाइंड मनी को जरूरी बनाता है, जितना हमें चाहिए। फिर भी थोड़ा ऑब्जेक्शन है, जितना क्वाइंड मनी चाहिए उतना ही बनाने में। अगर वो डीबेस्ड नहीं है लेकिन ऑनेस्ट मनी है, और इसको पक्का करने का एक ही तरीका है, गोल्ड को खरीदना और उसे पैसे में क्वाइन करना, सिल्वर नहीं, जिसकी फ्यूचर वैल्यू इतनी डाउटफुल है और जिसकी खरीदारी अब तक एक लूजिंग स्पेकुलेशन रही है। ज्यादा पैसे के एडवोकेट से पूछिए कि गोल्ड सबसे अच्छा मेटल क्यों नहीं है, गवर्नमेंट के लिए खरीदने और लोगों के लिए पैसे में क्वाइन करने के लिए, और देखिए उसके पास क्या कहना है। गोल्ड उतना ही अमेरिकन प्रोडक्ट है जितना सिल्वर। हमारी माइंस इसका $2 मिलियन हर महीने प्रोवाइड करती है। उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता एक्सेप्ट कि ये उसके अपने प्रोडक्ट सिल्वर की कीमत को ऊपर नहीं रखता। वो इनकार नहीं कर सकता कि ये लोगों के लिए ज्यादा सेफ पैसा देगा। और एक रिक्वेस्ट सिल्वर की तरफ से उठाई गई है। बहुत से पब्लिक मैन हमें बताते हैं कि सिल्वर कॉइनेज हवा में है। लोग इसको चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये पैसा सस्ता बनाएगा, और सिल्वर गोल्ड से कम वैल्यूएबल होने की वजह से लोगों के कर्ज आसानी से पे किए जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ एक पॉइंट की तरफ ले जाता हूँ। लोगों की सेविंग्स और प्रॉपर्टी की वैल्यू सिर्फ तभी कम हो सकती है अगर गोल्ड स्टैंडर्ड गिर जाता है। जब तक सारे गवर्नमेंट नोट्स गोल्ड के बराबर रखते हैं, जैसा कि अभी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट कितना सिल्वर खरीदती है या कॉइन बनाती है। थोड़ा सा भी चेंज पॉसिबल नहीं है। सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस आने के बाद और गोल्ड स्टैंडर्ड के मलबे में बनने के बाद, और हर डॉलर गोल्ड को विड्रॉ करके हाई प्रीमियम के लिए रखने के बाद, कोई भी चेंज एक क्लास या दूसरे को फेवर कर सकता है। अगर सरकार सोने के स्टैंडर्ड को छोड़ देती है तो बहुत बड़ी आर्थिक समस्या पैदा हो जाएगी। लोग सोने को जमा करना शुरू कर देंगे और इसकी कीमत बहुत बढ़ जाएगी। इससे आम आदमी को बहुत नुकसान होगा। एक समझदार आदमी ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी और सिल्वर के सिक्कों की भी कोई कीमत नहीं रहेगी। तो समझ गए ना, सिल्वर के सिक्के लाने से फायदा नहीं, नुकसान होगा। एक आदमी जो अपने फायदे के लिए परेशानी लाने की कोशिश करता है, वो उस आदमी के जैसा है जो एक एक्सप्रेस ट्रेन को लूटने के लिए तबाह करता है, या जो शिप को पत्थर से टकराने देता है ताकि टूटे हुए माल का कुछ हिस्सा मिल सके। ये आदमी एक तोड़ने वाला और देखने वाला है। उसके फायदे मेहनतकश लोगों के फायदे के उल्टे हैं। हमें बार बार कहा जाता है कि आम लोग फ्री सिल्वर कॉइनेज को सपोर्ट करते हैं, या कम से कम अब के सिल्वर कानून को मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ज़्यादा सिल्वर कॉइन होने से उनके पास ज़्यादा पैसे आएंगे। चलिए इस बारे में सोचते हैं। जब सरकार सिल्वर खरीदती है तो वो अपने नोट्स या सिल्वर डॉलर्स देती है। ये किसको मिलते हैं? सिल्वर बलियन के ओनर्स को। ये कैसे लोगों की जेब से निकल के आम लोगों की जेब में जाएंगे? सिल्वर के ओनर से हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो अपने डॉलर्स किसी को दे देंगे। वो तभी ये डॉलर्स देंगे जब वो लोगों से मेहनत या प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, और वो डॉलर्स देंगे जो उन्हें 17 रुपए का पड़ रहा है, पर असल में उसकी वैल्यू 100 रुपए की है। क्या वो ज़्यादा 17 रुपए वाले डॉलर्स देंगे जितने 100 रुपए वाले डॉलर्स देते? नहीं। जब तक सरकार सिल्वर को आर्टिफिशियली हाई वैल्यू देने की कोशिश ना करे और हमारा पैसा अपनी वैल्यू ना खोए, तब तक नहीं। तो आम लोगों को या किसानों को कैसे फायदा होगा? ये सिल्वर के ओनर्स हैं जो सरकार को 17 रुपए के बलियन देंगे और उसके बदले $1 पाएंगे, जो फायदा कमाएंगे। ये तो साफ है। अभी तक जो डॉलर किसान या मजदूर पाता है वो $1 के बराबर है, क्योंकि सरकार ने मुश्किल से इसकी वैल्यू बरकरार रखी है। लेकिन जब फ्री कॉइनेज ऑफ सिल्वर आएगी
तो सिल्वर डॉलर अपनी असल वैल्यू पे गिर जाएगा, 17 रुपए, और किसान और मजदूर को नुकसान होगा। तो किसान, मैकेनिक, मजदूर और सब जो मजदूरी पाते हैं, उनका फायदा इसी में है कि उन्हें जो पैसा मिले वो सबसे ऊंची वैल्यू का हो, सस्ता ना हो, गोल्ड ना कि सिल्वर। अब तक हमने गोल्ड को स्टैंडर्ड बनाए रखा है। आज सब कुछ यूनाइटेड स्टेट्स में गोल्ड के बेसिस पे है। सारी सिल्वर नोट्स या कॉइन्स गोल्ड के बराबर रखी जा रही है। क्या ये पॉलिसी सही थी? क्या अब बेस्ट होगा अगर हम गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दें, जिसे तरक्की वाले देश और खासकर ब्रिटेन अपनाते हैं, और अपने साउथ अमेरिकन पड़ोसी कंट्रीज का सिल्वर स्टैंडर्ड अपनाएं? गोल्ड को बेसिस बना के हमने दुनिया का सबसे अमीर देश बनाया है और सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और कमर्शियल कंट्री। हमने इतनी तरक्की की है जितनी किसी भी देश ने नहीं की। किसी भी देश में लेबर की सैलरी इतनी हाई नहीं है और लोग इतने ढंग से जी नहीं रहे हैं। क्या हम गोल्ड बेसिस को छोड़ दें या उसे रिस्क में डाल दें? ये आज यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों के सामने सवाल है। न्यूयॉर्क इवनिंग पोस्ट फ्री ट्रेड का सपोर्टर है, लेकिन उसने रिसेंटली कहा है कि वो 10 मैकिनली बिल्स पास करने को तैयार है, लेकिन एक भी सिल्वर बिल को सपोर्ट नहीं कर सकते जो प्रपोज किया गया था। और मैं एक रिपब्लिकन और प्रोटेक्शन की विजडम में बिलीव करता हूं। आपको बताता हूं कि मैं मैकिनली बिल को छोड़ने को तैयार हूं और मिल्स बिल पास करने को तैयार हूं, अगर एक्सचेंज में मुझे प्रेजेंट सिल्वर बिल रिपील करके सिल्वर को दूसरे मेटल्स की तरह ट्रीट करने दिया जाए। अगले प्रेसिडेंशियल कैंपेन में अगर मुझे एक ऐसे आदमी को वोट करना पड़े जो सिल्वर और प्रोटेक्शन के फेवर में है, या एक ऐसे आदमी को जो गोल्ड स्टैंडर्ड और फ्री ट्रेड के फेवर में है, तो मैं दूसरे को वोट और सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मेरा डिसीजन है कि टैरिफ देश के भले के लिए तब तक इम्पोर्टेंट नहीं है जब तक हमारे पैसे का हाईएस्ट स्टैंडर्ड मेंटेन हो। क्या यह ठीक नहीं होगा अगर आप उन लोगों की बात सुने जिन पर आप विश्वास करते हैं और जिन्हें अपनी ऑफिशियल पोजीशन के कारण इस सिल्वर क्वेश्चन को अच्छे से इन्वेस्टिगेट और स्टडी करना पड़ा है? प्रेसिडेंट हैरिसन एक ईमानदार आदमी के रूप में जाने जाते हैं। वो अमीर नहीं है, वो गरीब है। अगर उनके दिल में कुछ है तो वो उनके देश के आम मेहनत करने वाले लोगों का भला है। उन्हें इस टॉपिक को स्टडी करना पड़ा और वो आपको बताते हैं कि उन्होंने पाया कि पहली चीज जो एक घटिया सिल्वर डॉलर करेगा, वो किसी गरीब आदमी को धोखा देगा जो इसे अपने प्रोडक्ट्स या मेहनत के लिए लेने को मजबूर होगा। एक्स प्रेसिडेंट क्लेवलैंड भी प्रेसिडेंट हैरिसन की तरह एक गरीब आदमी है। उनकी संवेदना आम मेहनत करने वाले लोगों के साथ है, पब्लिक के साथ। उन्हें भी इस टॉपिक को स्टडी करना पड़ा ताकि वो इस पर एक्शन ले सके, और ये जानते हुए भी कि उनकी पार्टी के कई लोग टेम्परेरीली सिल्वर के फेवर में चले गए हैं। उम्मीद है ये टेम्परेरी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा से लोगों के लिए बेस्ट मनी का समर्थक रहा है। मिस्टर क्लेवलैंड को लगा कि उन्हें सच बताना चाहिए और फ्री सिल्वर कॉइनेज आइडिया को अपोज करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पाया कि ये देश के वर्कर्स को नुकसान पहुंचाएगा। उनका हाल ही का लेटर एक और प्रूफ है कि वो एक नेचुरल लीडर है, एक बहादुर आदमी, और वो डरपोक नहीं है। उनके पर्सनल प्रोस्पेक्ट्स को वो उन हार्ड वर्किंग लोगों के सच्चे भले के आगे नहीं तोलते जिन्होंने उन्हें प्रेसिडेंट बनाया था। इसके अलावा मिस्टर मैनिंग से ज़्यादा केपेबल, प्योर और ग्रैंड डेमोक्रेट ने कभी भी इस देश के फाइनेंसेस को मैनेज नहीं किया, और मिस्टर विंडम से ज़्यादा केपेबल, प्योर और ग्रैंड रिपब्लिकन भी नहीं। ये दोनों लोग जनता के फ्रेंड्स थे, अगर कभी जनता के कोई फ्रेंड्स रहे हैं तो। दोनों को इस सिल्वर क्वेश्चन को इन्वेस्टिगेट करना पड़ा ताकि वो जान सके कि क्या बेस्ट है, और ऐसे एक्ट करें ताकि लोगों के परमानेंट भले को प्रमोट कर सकें। दोनों डिबेस्ड मनी के बड़े खतरे से बहुत परेशान थे और अपनी पूरी ताकत लगाई ताकि कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स को रोक सके
जो सरकार को मजबूर कर रहे थे कि आम आदमी के इंटरेस्ट्स को खतरे में डालें, जो अपनी मेहनत या प्रोडक्ट्स के लिए बेस्ट मनी डिजर्व करते हैं, नहीं तो स्पेकुलेटर्स का शिकार बनेगा। ये महान लोग, जिनमें से 2 को आपके वोट से दुनिया के सबसे हाईएस्ट पॉलिटिकल ऑफिस पर उठाया गया, केवल ज्यादा से ज्यादा लोगों के भले के लिए काम करते रहे हैं। कुछ लोगों के पॉसिबल इनकम के अगेंस्ट पॉलिटिकल ओपोनेंट्स होने के बावजूद इस टॉपिक पर उनका सहमत होना हर यूनाइटेड स्टेट्स के किसान, मैकेनिक और आम आदमी को सोचने पर मजबूर करना चाहिए कि ये लोग, और ना कि सिल्वर के समर्थक, उसके सबसे अच्छे काउंसलर्स हैं। पार्ट 6, लास्ट एडवाइस। मैं लोगों को एक सलाह देने के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। जब तक सरकार हर महीने ज्यादा सिल्वर लेने का बोझ बंद नहीं करती, या अगर फ्री कॉइनेज ऑफ सिल्वर को सीरियसली कंसीडर किया जाता है, सिल्वर से दूर रहो। जब भी आप कुछ बचाते हो तो वो गोल्ड में हो। जब आप सेविंग्स बैंक में डिपॉजिट करते हो तो वो गोल्ड डिपॉजिट हो। बैंक से गोल्ड रिसिप्ट मांगो। गरीब लोगों को कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आप ऐसे तुरंत एक्शन नहीं लेते तो आपके लिए कोई गोल्ड नहीं बचेगा। स्पेकुलेटर्स और बिजनेस से क्लोजली जुड़े लोग सब कुछ ले लेंगे। ये एक वार्निंग से भरा फैक्ट है कि आज कोई बॉन्ड्स भी फायदे से नहीं बेचा जा सकता, जो स्पेशली गोल्ड में पे ना किया जा सकता हो। आगे खतरा है। जो भी हो, आप गोल्ड पर आराम से सो सकते हो। सिल्वर शरीफ लोगों को बुरे सपने लाएगा। हमारी सरकार बहुत कुछ कर सकती है, ये बहुत स्ट्रांग है, लेकिन 2 चीजें हैं जो ये अकेली नहीं कर सकती। ये अकेली दुनिया के अगेंस्ट सिल्वर को उसकी असली मेटल वैल्यू से ऊपर परमानेंट वैल्यू नहीं दे सकती, चाहे वो ये करने की कोशिश कर रही है, और ये गोल्ड की वैल्यू को कम नहीं कर सकती। कभी आपको शायद मुझे इस सलाह के लिए धन्यवाद कहने का कारण मिल सके, हालांकि मैं ये उम्मीद नहीं करता। लेकिन ये मत सोचना कि मैं सरकार से निराश हूं, कभी नहीं। अगर सिल्वर को खत्म ना होने वाली मुसीबतों में घसीट लिया जाए और हमारे साथ वैसे ही बुरे हाल हो जाएं जैसे आज अर्जेंटाइन रिपब्लिक में है, जहां $1 गोल्ड 2.5 करेंसी डॉलर्स के बराबर है, तो भी आखिरी परिणाम से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों की समझदारी गोल्ड बेसिस को वापस लाएगी एक समय के बाद, और रिपब्लिक देशों के बीच आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन सिल्वर एक्सपेरिमेंट काफी महंगा पड़ेगा, और बेहतर होगा कि डायरेक्ट लॉस जहां तक हो सके कुछ पैसों वाली क्लास पर पड़े, आम लोगों पर नहीं। बेस्ट तो यही होगा कि आम लोगों को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे वाले लोग दूसरों के मुकाबले अपने आप को बचाने में ज्यादा केपेबल हैं। ये सब लॉस, मुझे पूरा विश्वास है, लोग रोक सकते हैं अगर वो सिर्फ इस टॉपिक को समझ सके, क्योंकि उनके इंटरेस्ट अमीर लोगों से ज्यादा ऑनेस्ट मनी के साथ हैं, और उनके विशेष उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को व्यक्त करने की जरूरत है ताकि आने वाले संकट को रोका जा सके। सिल्वर वैल्यू के चेंजेस के कारण स्पेकुलेटर का टूल बन गया है। स्टेडी, प्योर, अनचेंजेबल गोल्ड हमेशा और अब तक सबसे ज्यादा लोगों की प्रोटेक्शन के लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट रहा है। मैंने ये सब बेकार में लिखा अगर ये पेपर ये समझाने में कुछ नहीं करता कि ये सब क्यों सही है, और लोगों को ये प्रेरित नहीं करता कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कांग्रेस में क्लियर समझाएं कि जो भी हो, रिपब्लिक का स्टैम्प सच्चा होना चाहिए। अमेरिकन लोगों का पैसा दुनिया के वैल्यू में सबसे ऊंचा और सबसे श्योर होना चाहिए, सभी शक और संशय से ऊपर। उसका स्टैंडर्ड फ्यूचर में, जैसे पास्ट में था, फ्लक्चुएटिंग सिल्वर नहीं लेकिन अनचेंजिंग गोल्ड हो। एंड्रयू कार्नेगी।